नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं नगमा। कांग्रेस में 5 राज्यों में बुरी हार के बाद समीक्षा, चिंतन, बैठकों का दौर चल रहा है। साथ ही कांग्रेस में जो दरारें हैं वो खुलकर सामने आ गई हैं। असंतुष्टों का खेमा गुलाम नबी आजाद के घर पे मीटिंग कर रहा है, जिसमें अब शशि थरूर, मणिशंकर अय्यर ये सब भी शामिल हैं। इस बीच हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गुरुवार को राहुल गांधी से मुलाकात की है। खबर है कि इसके बाद हुड्डा पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद के घर भी पहुंचे, जहां पर G23 यानी कि जो एक बागी खेमा है उनके बड़े नेताओं की मुलाकातें हुई हैं। अटकलें ये भी हैं कि आजाद जल्द ही सोनिया गांधी से भी मिल सकते हैं। इससे ठीक एक दिन पहले गुलाम नबी आजाद के घर पर G23 समूह के नेताओं की बैठक हुई थी, जिसमें सामूहिक नेतृत्व की बात उठाई गई थी, जिसमें 18 असंतुष्ट नेता शामिल हुए थे। हुड्डा भी हाल में ही इस बागियों के समूह में शामिल हुए हैं। इन असंतुष्ट नेताओं ने करीब 2 साल पहले भी सोनिया गांधी को पत्र लिखा था, जिसमें पार्टी के नेतृत्व समेत कई बड़े बदलाव की मांग की गई थी। वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने इसके कुछ ही दिनों पहले अपने बयान में ये कहा कि हम सबकी कांग्रेस चाहते हैं, घर की कांग्रेस नहीं। लेकिन इस बयान को विभाजनकारी करार दिया गया कांग्रेसियों के ही जरिए। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री जो बीजेपी के सहयोग में चुनाव लड़े इस दफा, अमरिंदर सिंह, उन्होंने साफ कहा कि पंजाब और बाकी राज्यों में हार के लिए गांधी परिवार जिम्मेदार है। और इसके बाद इस्तीफे की बात भी उठी कि गांधी परिवार को इस्तीफा देना चाहिए। तो इस्तीफे की पेशकश गांधी परिवार ने की और इसकी औपचारिकता के अलावा और कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उसके बाद कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी ने पंजाब, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, गोवा और उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्षों पर सख्ती करते हुए उनसे इस्तीफे की मांग की। अब कई सवाल हैं। सवाल यह है कि कौन है सच्चा कांग्रेसी, किसकी है कांग्रेस, G23 या गांधी परिवार? क्योंकि ये जो G23 है ये कह रहा है कि ये सच्चे कांग्रेसी हैं। क्या गांधी परिवार और G23 को हुड्डा साथ ला पाएंगे? तो ये सवाल जो हैं वो बने हुए हैं। हमारे साथ इस पर चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा। धन्यवाद आपका विनोद जी, समय देने के लिए। आप तो कांग्रेस को लंबे समय से जान रहे हैं, अंदरूनी उसमें क्या राजनीति है ये भी समझ रहे हैं। इस वक्त जो ये बैठकों का दौर जारी है, तो ये एक बड़ा सवाल है कि कहां है असली कांग्रेस। ये जो एक असंतुष्टों का खेमा है वो भी धीरे धीरे फैल रहा है, वहां पे मीटिंग हो गई है, वो सब अपने आप को सच्चे कांग्रेसी कहते हैं और कांग्रेस की भलाई के लिए बात कर रहे हैं, ये कहते हैं। तो इसमें क्या लग रहा है आपको, क्या कांग्रेस बट रही है फिर से? कौन कहां पे है कांग्रेस की लॉयल्टी? देखिए, कांग्रेस आज के दिन अपने आप को ही नहीं जान रही तो बाहर वाला कोई क्या जानेगा उसको। ये बदकिस्मती है इस देश की कि सबसे बड़ा विपक्षी दल आज के दिन और सबसे पुरानी पार्टी जिसने देश की आजादी में सक्रिय भूमिका निभाई, इतने बड़े बड़े नेता दिए, आज के दिन बहुत से नेता जो नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं छोटी पार्टीज में, वो भी इसी पार्टी के गर्भ से निकले हैं। तो जब कोई पार्टी अपना इतिहास भूल जाती है, अपनी इंस्टीट्यूशनल मेमोरी को भूल जाती है, तो प्रॉब्लम्स आती हैं जी। अब ये जो बातचीत का दौर हो रहा है, इसको G23 मत बोलिए, इसको मैं जिंजर ग्रुप बोलता हूँ। देखिए, हर पार्टी जी, दिस इज अ जिंजर ग्रुप। अंग्रेजी में इसके लिए एक एक्सप्रेशन है जिंजर ग्रुप। ये जिंजर ग्रुप वो होता है जो हाइपर एक्टिव होता है, पार्टी के किसी भी इंस्टीट्यूशन के भीतर रहकर वो किसी मुद्दे पे तत्परता से काम करने के लिए दबाव डालता है। ये वो जिंजर ग्रुप है। सो G23 इज जिंजर ग्रुप 23। और इनको मैं रिबेल्स नहीं मानता, क्योंकि ये पार्टी के जो इंस्टीट्यूशनल फोरम्स हैं वहां पर भी जाके मीटिंगों में शिरकत कर रहे हैं। बहुत सारे सोनिया गांधी से कल मिले जो पंजाब के MP थे। फिर CWC की मीटिंग में आनंद शर्मा और गुलाम नबी आजाद भी थे। वो G23 में आज के दिन मुकुल वासनिक को नहीं गिना जाता है। तो ये जो है यहाँ आवागमन हो रहा है, ये बातचीत शुरू हुई है, बड़ी अच्छी बात है। देखिए, एक बात समझ लीजिए कि सच्चाई जो जिंजर ग्रुप कह रहा है और जो नेतृत्व कह रहा है, उसके बीच की बात जो है वो सच्चाई है। यही जिंजर ग्रुप जो आज के दिन बदलाव की बात कर रहा है, इसी जिंजर ग्रुप ने ताउम्र, मतलब 1-2 अपवाद होंगे इसमें, जिन्होंने जो कांग्रेस के भीतर जो स्टेटस कोइस्ट होने का एक बीमारी है, कांग्रेस इज द स्टेटस कोइस्ट पार्टी,
वो फेर बदल के लिए इतनी तैयार आसानी से नहीं होती है। तो ये स्टेटस को का सबसे ज्यादा लाभ इन्हीं लोगों ने लिया है। जी, आज के दिन ये स्टेटस को बदलना चाहते हैं। प्रश्न ये है कि स्टेटस को बदलने के लिए वो स्वयं नेतृत्व लेना चाहते हैं या ये चाहते हैं कि ये जो कंफ्यूजन है नेतृत्व के बारे में, जब से राहुल गांधी ने रिजाइन किया है, ये प्रत्यक्ष रूप से आके बोले ना। कलेक्टिव लीडरशिप की जब ये बात करते हैं ना नगमा, इसका मतलब यह है कि राहुल को नहीं चाहते। अगर नहीं चाहते हैं तो प्रत्यक्ष रूप से सामने आके बोले। जी जी, वो भी नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये बातचीत का जो दौर चल रहा है ये अच्छी बात है। हाँ। और इसमें से कुछ निकलेगा, और अगर नहीं निकलेगा तो फिर कोई ना कोई कांग्रेस से निकलेगा। जी, अगर बातचीत से कुछ नहीं निकलता है तो कांग्रेस से कोई ना कोई निकलेगा जरूर, ये आपने सही कहा। अब ये जो जिंजर ग्रुप आप कह रहे हैं कि हाइपर एक्टिव हैं, पर ये भी है कि बड़े दिनों से एक तरह से सोए हुए थे सब लोग, एक स्लंबर सा था और उसके बाद जागे हैं, तो हाई टाइम के ये जागे हैं। लेकिन ये है कि जो इतनी अब हाइपर एक्टिविटी दिख रही है, बातचीत गुलाम नबी आजाद के यहाँ भी हो रही है, शायद गुलाम नबी आजाद सोनिया गांधी से भी मिले और हुड्डा साहब बीच में यहाँ और वहां दोनों जगह बात कर रहे हैं। क्या ये साथ ला पाएंगे? आपको लग रहा है कि संभावना है कि गांधी परिवार और उनके साथ जो पूरा एक खेमा है कांग्रेसियों का और ये लोग जो अब अलग से बातचीत भी कर रहे हैं, इनके बीच? देखिए, हुड्डा साहब इस काम के लिए वेल प्लेस्ड हैं। अगर उनको ये ब्रीफ दिया गया है कि आप ये मनमुटाव दूर करिए, दूरियों को कम करिए, इंटरफेस बनिए, ये शटल डिप्लोमेसी कीजिए, हेनरी किसिंजर बन जाइए कांग्रेस पार्टी के, अगर उनको ये रोल दिया जा रहा है तो अगर उनको ये रोल दिया जा रहा है तो उसके लिए वो सही नियुक्ति है। क्योंकि अकेले G20 थ्रू में भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, जिनके पास सरमाया है जमीन पर, सपोर्ट है किसी स्टेट में। वो जमीनी नेता है। जी, हाँ, वो जमीनी नेता हैं। और दूसरा, उनके जो बेटे हैं वो राहुल और प्रियंका के नजदीक हैं, दीपेंद्र हुड्डा। दीपेंद्र जी। तो वो एक अच्छे इंटरफेस बन सकते हैं और वो संजीदा व्यक्तित्व वाले नेता हैं। मैं समझता हूं कि इस बातचीत में से कुछ निकलना चाहिए, लेकिन सोनिया गांधी को, प्रियंका को और राहुल गांधी को यह बात सही से समझ लेनी चाहिए कि एक्सपीरियंस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। जी, आप यूथ लाना चाहते हैं, लाइए, लेकिन इट कैन नॉट बी ए सब्स्टिट्यूट फॉर एक्सपीरियंस। और ये जो नेता हैं, ये भले ही प्रचार के लिए बहुत अच्छे ना हो, लेकिन सरकारें आपने इन्हीं के दम पे चलाई, पॉलिसीज आपने इन्हीं के दम पे बनवाई हैं। ये लोग जो हैं, अब मिसाल के तौर पे कपिल सिब्बल, जब एक बड़ा संकट वाली स्थिति थी पी चिदम्बरम के लिए, तो अभिषेक सिंघवी और कपिल सिब्बल मुस्तैदी से कदम मिला के चले उनके साथ। तो वो पार्टी के हित में ही चले ना। जब कभी भी इलेक्शन में कोई जरूरत पड़ती है याचिका देने की इलेक्शन कमीशन में, इलेक्शन के दौरान, तो यही लोग आगे आते हैं ना। तो ये पढ़े लिखे टेक्नोक्रेट लोग हैं, इनकी जरूरत हर पॉलिटिकल पार्टी को है। और अगर कांग्रेस इनकी इज्जत नहीं करेगी तो इनको किसी भी पार्टी में जगह मिल सकती है। जी जी, आप साफ ये बात कह रहे हैं कि इतनी नाराजगी है कि इन नेताओं के लिए समस्या नहीं है, दूसरी पार्टियों में भी इनको जगह मिलेगी, समस्या कांग्रेस पार्टी के लिए है। और सोचना चाहिए कि वहां पर जो अनुभवी लोग हैं उनकी कदर करें और उनको जगह दें। आपने कहा हुड्डा साहब वेल प्लेस्ड हैं। एक आखिरी सवाल के, हुड्डा साहब तो खुद ही नाराज रहे अपने बेटे की वजह से और उनका जो अपना उनको पद नहीं मिला और शैलजा जी की वजह से, तो जिनके कारण वो नाराज थे, अब वो एक तो ओरिजिनली जिनके कारण नाराज थे वो तो छोड़ के टीएमसी चले गए, वो तो इलेक्शन से पहले ही, और वो नजदीक थे राहुल गांधी के। नाम लेने का कोई मतलब नहीं है। जी जी, तो मेरा ये मानना है कि देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बहुत पुराने नेता, उनके फादर कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते थे, फ्रीडम फाइटर थे। आप उनके पास बैठो 2 मिनट भी तो अपने पिताजी की बात करना शुरू कर देते हैं वो। तो मैं समझता हूं कि ये जो इनका परिवार है, ये कांग्रेस के कल्चर में रमा हुआ परिवार है और वो आसानी से पार्टी नहीं छोड़ेंगे। और अगर उनको रीच आउट किया जाएगा, उनसे संजीदा बातचीत की पेशकश की जाएगी, तो जरूर उसमें मैं समझता हूं एक लाभदायक रोल जी, और वही बातचीत निभाएंगे। जी, वही बातचीत की कोशिश हो रही है। और इस वक्त जो है बिल्कुल
कुछ फैसला हो या आर पार हो, कि कोई बात बने, इस तरह की बातचीत और मीटिंग का सिलसिला जो है वो चल रहा है। शुक्रिया आपका विनोद जी इस बातचीत के लिए। कांग्रेस में क्या चल रहा है, अगर कांग्रेस किस ओर जाएगी, कैसे अपने आप को रिवैम्प करेगी, इसके लिए काफी चिंतन और काफी ज्यादा बैठकें हो रही हैं। अब ये देखना है कि किस तरह के बदलाव या इस बातचीत से क्या कुछ निकलता है। देश की बात में एक ब्रेक ले रहे हैं हम, आगे देखेंगे कर्नाटक की खबर। कर्नाटक में हिजाब विवाद पे आज कई जगहों पे बंद रहा। कर्नाटक हाई कोर्ट के हिजाब पर आए फैसले को लेकर विरोध में मुस्लिम संप्रदाय की तकरीबन सभी दुकानें आज कर्नाटक में कई जगहों पे बंद रहीं। मुस्लिम धार्मिक संगठनों के प्रमुख ने बंद का आह्वान किया था, लेकिन साथ ही इस बंद को शांतिपूर्ण रखने को कहा था और इस बंद को दलित संघर्ष समिति ने भी अपना समर्थन दिया। हिजाब पर स्कूलों में रोक को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले से ये लोग नाराज हैं। आज भी कुछ छात्राओं ने प्रेपरेटरी एग्जाम्स नहीं दिए क्योंकि वो हिजाब उतारना नहीं चाहती थी। बेंगलुरु के संवेदनशील टैनरी रोड इलाके में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। इसी इलाके में 2020 में दंगा भड़का था और पुलिस फायरिंग में 3 लोगों की जान गई थी। यहां बंद का असर दिखा, दुकानें बंद रही। कुछ इसी तरह शिवाजी नगर और राज्य के दूसरे हिस्सों में भी मुसलमानों ने अपनी दुकान बंद रखी। जो बंद है, नुकसान की बात तो दूसरी बात, सबसे पहले दिलों पे नुकसान हो रहा है। दिल जो टूटता है ना, तो सबसे बड़ा नुकसान होता है। ये जो अपना कोर्ट का जो फैसला आया सर, उसकी हम नाराज़गी जता रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कोर्ट का फैसला गलत था, उसको मानेंगे, लेकिन नाराज़गी इसलिए जता रहे हैं कि प्रॉपर फैसला हक में नहीं आया। और नुकसान की ना परवाह करते हुए हम लोग आज पूरा बंद हैं, पीस बंद रखे हैं हम। ये जो बंद जो का कॉल करके हैं, हमारे अमीर शरीयत की तरफ से कॉल करके हैं सर। हमारा अमीर शरीयत जैसे मोदी जी ये करे, वैसा हमारे बड़े ये हैं अमीर शरीयत, उनकी तरफ से कॉल होके है, तो हमें बंद करके हैं सर। वहीं देवनहल्ली में कुछ छात्राओं ने प्रीपरेटरी एग्जाम नहीं दिया क्योंकि बगैर हिजाब के वो इम्तिहान देने को तैयार नहीं थी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद से ही प्रीपरेटरी एग्जाम कई छात्राओं ने छोड़ा है। कुल मिलाकर बंद शांतिपूर्ण रहा। शुक्रवार को ही होली भी है और शब बारात भी। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन ने तमाम एहतियाती कदम उठाए हैं। हिजाब का भविष्य अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, जहां कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 25 मार्च तक चलना था। बुधवार दोपहर को ही खत्म हो गया। सत्ता पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर सदन नहीं चलने देने का आरोप मढ़ रहे हैं, लेकिन इसी हंगामे में 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट लगभग 21 घंटे की चर्चा में पारित हो गया। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र हंगामे से शुरू हुआ। हंगामा ऐसा कि वित्त मंत्री का बजट भाषण तक हंगामे में ही पूरा हुआ, खत्म भी हंगामे में ही। बजट सत्र की अधिसूचना 71 घंटे 50 मिनट की थी, लेकिन 21 घंटे 52 मिनट में ही 2,79,000 करोड़ रुपए का बजट मंजूर हो गया। विधायकों ने 4,518 सवाल किए, लेकिन सदन में सिर्फ 53 प्रश्नों का जवाब मिला। विपक्ष 12 स्थगन प्रस्ताव लाया, लेकिन किसी को स्वीकार नहीं किया गया। 692 में सिर्फ 14 ध्यानाकर्षण सूचना को ग्राह्य किया गया। सत्ता और विपक्ष इसके लिए एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। आम राय ये बनी कि बजट को पास करके सत्रावसान करना है। ये 2-3 दिन से प्रक्रिया चल रही थी, उसके आधार पर प्रस्ताव रखा और उस आधार पर माननीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा बजट पास करके सत्रावसान किया। लेकिन कांग्रेस की अंतर्कलह और उस अंतर्कलह के कारण से अलग अलग मतभिन्नता और मतभिन्नता के कारण से हंगामा, ये बड़ी विसंगत कांग्रेस की है। और वही कमोबेश यहाँ है कि जितने लोगों ने विरोध किया है या आपके सामने आगे करेंगे, ये सीधा सीधा कमलनाथ जी के नेतृत्व पर उंगली उठाएंगे। कमलनाथ जी की चिट्ठी है, जो उन्होंने सदन बढ़ाने की मांग की थी,
हम बार बार विधायक सारे मांग कर रहे थे, सरकार भागना चाहती है। कुकर्म तो सरकार के सामने आते हैं, भाग रही इसका मतलब खुद अधर्म कर रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा में 2017 से कोई सत्र पूरा नहीं चला है। 14वीं विधानसभा के दौरान सदन की कार्यवाही सबसे कम 130 दिन ही चली, इसमें भी 50 दिन हंगामे की भेंट चढ़ गए। सत्ता परिवर्तन हुआ तो कमलनाथ सरकार में पूछे गए 5315 सवालों में से 4200 अमान्य हो गए। 2019 में सदन सिर्फ 119 घंटे चला, 2020 में सिर्फ 113 मिनट, 2021 में 62 घंटे। आपको लग रहा होगा विधानसभा चलने की खबर क्यों? तो लोकतंत्र में यही वो मंदिर है जो सरकार की आपके प्रति जवाबदेही को सुनिश्चित करता है। हालांकि सत्र बुलाने या सत्रावसान में नेता प्रतिपक्ष की भी भूमिका होती है, लेकिन वो खुद कह रहे हैं कि वो सदन में बैठकर झूठ का पुलिंदा सुन नहीं सकते। सरकारें वैसे भी सवालों को लेकर असहज हो चली हैं। तो ऐसे में अगर विधानसभा कमज़ोर होती है तो लोकतंत्र और आप दोनों मजबूत नहीं रह पाएंगे। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। यूक्रेन युद्ध का साया भारतीय अर्थव्यवस्था पर गहरा हो रहा है। जैसे जैसे युद्ध और लंबा खिंचता है, अंतर्राष्ट्रीय कमोडिटीज मार्केट में उथल पुथल बढ़ रही है। हालांकि बाजार में कुछ स्थिरता भी आई है। इस अनिश्चितता की वजह से भारत में महंगाई पर असर दिखाई देने लगा है। युद्ध गहराता जा रहा है और इसके साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके असर को लेकर चिंताएं भी। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने गुरुवार को आगाह किया कि युद्ध की वजह से दुनिया के दो बड़े कृषि उत्पादक देशों रूस और यूक्रेन से जरूरी कमोडिटीज की सप्लाई पर असर पड़ रहा है। इसकी वजह से दुनिया भर में महंगाई बढ़ेगी और आर्थिक विकास दर की रफ्तार धीमी पड़ेगी। तेल और गैस महंगे होने से भारत में महंगाई बढ़ेगी, जो आरबीआई के टारगेट रेंज के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुकी है। तेल महंगा होने से भारत के करंट अकाउंट पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। हमारी जरूरतें रहती हैं, हम इंपोर्टिंग कंट्री हैं और रूस से तेल या गैस वगैरह की इंपोर्ट्स के बारे में मैंने जैसा कहा कि हम जानते हैं कि काफी देश उनसे ले रही हैं, आयात हो रही है वहां से। So we are always exploring all possibilities in global energy markets. इस बीच ग्लोबल फोरकास्टिंग एजेंसी ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने अपनी ताजा रिपोर्ट में आगाह किया है कि युद्ध की वजह से लंबे समय तक ग्लोबल स्तर पर सप्लाई चेन की समस्या रहेगी और कमोडिटीज की कीमतें ऊंचे स्तर पर बने रहने का खतरा है। इस वजह से भारत में सीपीआई महंगाई दर बढ़कर 7% तक पहुंचने की आशंका काफी ज्यादा बढ़ गई है। सबसे ज्यादा चिंता खाने पीने के तेल को लेकर है, क्योंकि सनफ्लावर ऑयल के ग्लोबल प्रोडक्शन का 33% यूक्रेन और 26% रूस में प्रोडक्शन होता है, जबकि दोनों देशों का कुल ग्लोबल एक्सपोर्ट्स में हिस्सेदारी 78% तक है। यूक्रेन और रशिया की वजह से यहाँ पर अब खाने के तेलों में काफी बड़ी मार पड़ सकती है। भारतीय बाजारों में भी काफी हद तक इन्फ्लेशन का असर अब देखने को मिलेगा और इसी वजह से अगर यहाँ पर खाने के तेल की बात करें तो उनके दामों में कम से कम 30 से 40% तक की बढ़ोतरी यहाँ से बन सकती है। अमूमन अगर बात करें तो सबसे ज्यादा एडिबल ऑयल वहां से परचेज किया जाता है। इसीलिए अगर आप कंपैरिजन से समझें तो आपको अंदाजा लगेगा कि सरसों के तेल के दाम धीरे धीरे करके यहाँ पर बढ़ते नजर आ रहे हैं। हालांकि भारत के लिए फिलहाल राहत की बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में कच्चे तेल की कीमत 7 मार्च 2022 के $139 प्रति बैरल से घटकर गुरुवार को $102 प्रति बैरल तक गिर गई। भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें 4 नवंबर और दिल्ली में 1 दिसंबर के बाद से नहीं बदली हैं, जबकि इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत करीब 25% तक बढ़ी है। भारत का तेल आयात बिल बढ़ता जा रहा है और करंट अकाउंट डेफिसिट पर दबाव भी। जाहिर है, चाहे मसला कच्चे तेल का हो या फिर खाने पीने के तेल का, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को लेकर बढ़ती अनिश्चितता की वजह से इसके आर्थिक असर से निपटने की चुनौती भारत के लिए बड़ी होती जा रही है और इसके आर्थिक असर से निपटने के लिए भारत सरकार को बड़े स्तर पर तैयारी करनी होगी। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। तो देश की बात में इस वक्त इतना ही। नमस्कार।